नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी जानकारियां पिछले साल से ही लगातार वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जा रही हैं। दोस्तों, हमारा इस बार भी यही प्रयास है, यानी कि आने वाले सत्र के लिए 2022-23 सत्र के लिए जो एडमिशन होने हैं उस पर हम टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहें, ताकि आपके बच्चे का 2022-23 सत्र में केंद्रीय विद्यालय में अच्छे से एडमिशन हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो केंद्रीय विद्यालय में एमपी कोटा, लोकसभा या राज्यसभा के एमपी कोटे के तहत जो एडमिशन होते हैं उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप कहीं पे भी स्किप नहीं करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड वो सारी छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा जो एमपी कोटा से एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, एमपी कोटा से जो एडमिशन होता है वो आपके बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। अगर माननीय एमपी जी आपके बच्चे का नाम रिकमेंड कर देते हैं तो सीधे आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके बारे में लोगों को थोड़ा कम जानकारी होती है या फिर देर से जानकारी मिलती है, इस वजह से बहुत से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और सारी जानकारी लेंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न एमपी कोटा एडमिशन से रिलेटेड ना रह जाए। उसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आता है, कोई डाउट आता है, तो आप बेशक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स देखें जो एमपी कोटा से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो जो एमपी कोटा, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो, वो आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है। एमपी कोटा से एडमिशन के लिए कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है। बहुत से पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि एमपी कोटा से एडमिशन के लिए कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एमपी कोटा चाहे वो राज्यसभा के हों या फिर लोकसभा के हों, इसके लिए कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है। तो फिर एडमिशन कैसे होता है ये हम आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों, एमपी कोटा से एडमिशन के लिए आपको एमपी महोदय के पास जाना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, एमपी कोटा के एडमिशन के लिए, क्योंकि जो ये एडमिशन होते हैं ये एमपी के पास कोटा होता है, उनके पास कुछ सीट्स होती हैं। अभी मैं आपको आगे वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। तो इसके लिए आपको एमपी महोदय से जाकर रिक्वेस्ट करनी होती है, तब वो आपके बच्चे का नाम रिकमेंड करते हैं। वो कैसे होता है आगे इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम कुछ और की पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि पिछले कुछ वर्षों के आधार पर अगर देखा जाए तो माननीय एमपी, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों, उनके पास केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एक कूपन दिया जाता है। कूपन एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जो कि दिसंबर या जनवरी तक वो एमपी के पास वो कूपन आ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी दिसंबर चल रहा है, कुछ ही दिन बाद जनवरी लगने वाला है। तो एमपी जी के पास जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कूपन आते हैं जिस पे बच्चों का एडमिशन रिकमेंड किया जाता है, वो दिसंबर या जनवरी तक आ जाते हैं। उसके बाद जो माननीय एमपी महोदय हैं वो बच्चे का नाम रिकमेंड करके फरवरी या मार्च तक केंद्रीय विद्यालय संगठन को भेज देते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एमपी कोटा के तहत अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो अभी से ही आप एमपी जी से पता करते रहिए कि क्या उनके पास केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो एडमिशन के रिकमेंडेशन के लिए कूपन आते हैं, जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आता है, वो आ गया है क्या। अगर आपको पता चले कि हाँ फॉर्म आ गए हैं, उनके पास कूपन आ गए हैं, तो आप अपने बच्चे की डिटेल उनके पास दे सकते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करवा सकते हैं। और दोस्तों, कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रत्येक माननीय एमपी, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा को हों, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया जाता है जिस पर माननीय एमपी बच्चों के नाम को रिकमेंड कर सकते हैं। इसे कूपन भी बोला जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि कूपन किसे बोलते हैं जिस पर माननीय एमपी जी बच्चों के फॉर्म रिकमेंड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बच्चों के नाम रिकमेंड करने के लिए प्रत्येक माननीय एमपी जी को दिया जाता है, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, तो उसी को कूपन बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों, कुछ एक की पॉइंट यह भी है कि ये कूपन माता पिता को नहीं दिया जाता। जैसे माता पिता परेशान रहते हैं कि कूपन हमें कहाँ मिलेगा, तो माता पिता का काम सिर्फ इतना है कि आप एमपी से मिले, वहाँ पर आप उनसे रिक्वेस्ट करें, एक लेटर के माध्यम से कर सकते हैं, अपने बच्चे की डिटेल वहाँ पर आप सबमिट करें कि आपके बच्चे का नाम वगैरह क्या है, और उसके बाद का जो काम होता है वो माननीय एमपी जी का होता है। वो आपके बच्चे का वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर नाम रिकमेंड करते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माननीय एमपी जी से एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन के लिए आप A4 साइज़ पेपर पे हाथ से लिख के या फिर टाइप करके एक एप्लीकेशन देकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी से अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो माननीय एमपी जी से अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन माननीय एमपी महोदय को संबोधित करते हुए लिखें। तो दोस्तों, जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे वो माननीय एमपी महोदय को संबोधित करते हुए लिखिए। और उसके बाद
कुछ और की पॉइंट्स देखते हैं। आप एप्लीकेशन के साथ निम्नलिखित जानकारियाँ भेज सकते हैं, जैसे कि आपका पूरा पता, मोबाइल नंबर और ईमेल। इसके साथ ही साथ बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जिस क्लास में उसको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना है, और उसके बाद जिस केंद्रीय विद्यालय में उसको एडमिशन लेना है। तो आप केंद्रीय विद्यालय का स्कूल कोड और एफिलिएशन नंबर जो होता है वो आप नेट से निकाल लीजिए, वो भी आप उसके साथ दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ की पॉइंट्स और हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमपीजी के पास सीट वगैरह कितनी होती है और जो रूल्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक एमपी अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में 10 एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं। यानी कि एमपी महोदय के संसदीय क्षेत्र में, एमपी महोदय के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने वाले केंद्रीय विद्यालय में वो मैक्सिमम 10 एडमिशन को ही रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे शर्त ये है कि वो जिन 10 बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म रिकमेंड करेंगे उन बच्चों के माता पिता या तो वहाँ के मूल निवासी हों, ठीक है, या तो उसी एमपी के संसदीय क्षेत्र में नौकरी की वजह से पोस्टेड हों, या फिर नौकरी की वजह से कहीं और से माइग्रेटेड होकर आने हुए चाहिए। ये दोस्तों ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे एमपी हों जिनके संसदीय क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय ना आ रहे हों, तो क्या वो किसी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन को रिकमेंड नहीं कर सकते? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा हो कि किसी भी माननीय एमपी के संसदीय क्षेत्र में, यानी कि एमपी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए अगल बगल के जो संसदीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आने वाले केंद्रीय विद्यालयों में माननीय एमपीजी बच्चों के एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, यानी कि जो राज्यसभा के एमपी होते हैं, वो भी 10 एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनके लिए जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, यानी कि जो उनका संसदीय क्षेत्र होगा, ये वो राज्य होगा जहाँ से वो चुने गए हैं। मानते हैं कि कोई जो एमपी महोदय हैं राज्यसभा के, वो उत्तर प्रदेश से चुने हुए हैं, तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, उनका जो संसदीय क्षेत्र होगा, वो उत्तर प्रदेश होगा। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं और लोकसभा के भी, तो वो एक से ज़्यादा केवी में 10 एडमिशन को रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं, ये एमपी कोटा से रिलेटेड। तो दोस्तों ये जो एडमिशन होते हैं ये क्लास के स्ट्रेंथ के ऊपर लिए जाते हैं, यानी कि किसी सेक्शन में अगर 40 सीट हैं, ठीक है, तो अगर एमपीजी 10 बच्चों के एडमिशन रिकमेंड कर देते हैं तो उस क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो 50 हो जाएगी, यानी कि वो जो 40 सीटें हैं वो रिजर्व रहेंगी। ये जो एडमिशन होते हैं ये स्पेशल प्रोविज़न वाले होते हैं, तो ये क्लास की स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेशक कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एमपी कोटा से एडमिशन के लिए सिर्फ क्लास 1 से लेकर 9 तक की कक्षाओं के लिए होता है। ये बहुत ज़्यादा कमेंट आता है दोस्तों कि हमारा बच्चा 10th में है, 11th में है, क्या हम उसका जो है रिकमेंड करवा सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ है, रूल में लिखा हुआ है। आप केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसको भी देख सकते हैं कि जो एमपी कोटा के थ्रू एडमिशन होते हैं वो सिर्फ क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक के क्लासेस के लिए होता है। और एक डाउट लोगों में आता है, वो ये पूछते हैं कि क्या हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एमपी कोटा दोनों को एक साथ भर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आप अपने बच्चे का क्लास 1 में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं और एमपीजी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एडमिशन होते हैं ये सत्र के शुरू होते ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एमपी कोटा के एडमिशन होते हैं ये सेशन स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं और एमपी कोटा के माध्यम से, चाहे वो एमपी लोकसभा के हों चाहे वो एमपी राज्यसभा के हों, अगर आप उनके थ्रू एडमिशन करवाना चाहते हैं उनके कोटे के थ्रू, तो दोस्तों आप एमपीजी से लगातार मिलते रहिए, अभी से ही उनसे मिलते रहिए, उनसे पता करते रहिए कि क्या कूपन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आपको मिल गए हैं। अगर मिल गए हों तो आप अपने बच्चे का वहाँ से रिकमेंड करवा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख कर उनसे आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो रिकमेंड करवा देते हैं। तो दोस्तों ये एक निर्धारित एडमिशन की डेट होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कि इस डेट तक सारे एडमिशन हो जाने चाहिए। तो जो एमपी कोटा के एडमिशन है वो भी उस डेट तक कंप्लीट कर लिए जाते हैं। उसके बाद अगर आप एमपीजी से रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो पाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अभी से ही एमपीजी से बात करना चालू कर दीजिए, उनके संपर्क में रहिए और उनसे पता करते रहिए। उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जिस भी बच्चे का एडमिशन माननीय एमपी द्वारा रिकमेंड किया जाता है वो बच्चा केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस के हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि केवीएस एडमिशन गाइडलाइन क्या होता है। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय की जो गाइडलाइन है एडमिशन के लिए, जैसे कि क्लास 1 के लिए जो
प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट है, उस एज लिमिट के आधार पर आपका बच्चा एलिजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास 1 में जो एज का क्राइटेरिया है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, वो एज क्राइटेरिया आपका बच्चा नहीं फुलफिल करता है और आप क्लास 1 में रिकमेंड करवा लिए एमपीजी से अपने बच्चे का, तो ऐसे में फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आपका जो बच्चा है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के गाइडलाइंस के हिसाब से भी एलिजिबल होना चाहिए, तभी आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर आप कैटेगरी वगैरह हैं, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस हैं या जो भी आपकी कैटेगरी हो ए टू जेड, तो उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह भी होना चाहिए ताकि आपको आगे भी उसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों आगे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं। माननीय एमपी द्वारा जो भी एडमिशन रिकमेंड किए जाते हैं वो केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर द्वारा एमपी को दिए गए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि ये जो एडमिशन रिकमेंड किए जाते हैं वो केंद्रीय विद्यालय एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट प्रत्येक एमपीजी को अपनी तरफ से भेजते हैं। वो एक फॉर्मेट होता है, आप कह सकते हैं कि वो एक फॉर्म होता है जिस पर एमपीजी एडमिशन को रिकमेंड करते हैं और वही वैलिड होता है। और भी किसी तरीके से अगर एमपीजी आपके बच्चे का नाम भेजते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, उसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे ही रिकमेंडेशन किए जाने चाहिए। तो दोस्तों ये तो एमपीजी पे डिपेंड करता है कि वो आपके बच्चे का कैसे फॉर्म भरते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से एमपीजी से बात करके अपनी सारी डिटेल वगैरह सही तरीके से उनको दें। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एमपी कोटा से रिलेटेड थे, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और आपस में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो सके केंद्रीय विद्यालय में। क्योंकि दोस्तों केंद्रीय विद्यालय जो हैं बहुत ही अच्छे स्कूल माने जाते हैं और उसका रिज़ल्ट भी पिछले सालों से काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों हमारा भी यही प्रयास है कि ज़्यादातर बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो ताकि उनको अच्छी से अच्छी पढ़ाई की सुविधा मिल सके और उनका भविष्य उज्जवल हो। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, हम आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम एक एक करके टाइम टू टाइम केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं हम वीडियोस के माध्यम से आपको ज़रूर शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।